सन 399 399 बिफोर कॉमन एरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, इसको याद रखना। क्यों? ये वही साल था जब सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, करवा दिया गया था 500 जूरर्स के द्वारा, जिन्होंने एक अनजस्ट ट्रायल करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इम्पेटी कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम सबको भटका रहे हैं। और इनको बोला सोक्रेटिस को कि हेमलॉक पियो और मौत की घाट उतर जाओ। इससे प्लेटो इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने एक वचन ले लिया कि मैं निकालूंगा एकेडमी, मैं ये सब बदलूंगा, मैं पॉलिटिकल लीडर्स में फिलोसफर्स लाऊंगा, जिससे कि इस दुनिया का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। वही है इस लेक्चर में आज, कि कैसे प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट चेंज वेस्टर्न फिलॉसफी फॉर एवर। तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आज का लेक्चर हमारा प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट थ्योरी बोलने वाले थे हम। प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे भैया? क्या था प्लेटो, क्या कहते थे प्लेटो, कैसे इन्फ्लुएंस से सोक्रेटिस से, और सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस होकर कैसे उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई, और उससे कैसे इन्फ्लुएंस होके लाइसियम बनाया अपना एरिस्टोटल ने। सब चलता रहता था भैया, चेले गुरु का प्यार। और इसी बीच, इसी दरमियान बहुत कुछ हुआ, बहुत ख़तरनाक चीज़ें हुई। तो प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट को कवर कर रहे हैं। इमैनुअल कांट की सीरीज़ चल रही है, एग्जिस्टेंशलिज्म चलता रहेगा, सब कुछ आपके समक्ष हम रखते रहेंगे। तब तक थोड़ा हमने सोचा अलग हट के कुछ किया जाए उन बच्चों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए वगैरह के हैं और पॉलिटिकल साइंस के हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी। तो भैया प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट के ऊपर अब हम आज विस्तार तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो जब प्लेटो अपने मिड 20s में थे, ठीक है, प्लेटो जब अपने मिड 20s में थे, पेन, मार्कर, गोबर क्वालिटी का जब मार्कर आपके पास होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपग्रेड कर रहे हैं दिन पर दिन, हल्के हल्के अपग्रेड चल रहा है। तो हरे रंग का मार्कर देखा जाए। तो जब प्लेटोस अपने मिड 20s में थे तो ग्रीस में एथेंस की लड़ाई चल रही थी भैया, स्पार्टा से बहुत गंभीर लड़ाई चल रही थी। और उस वक्त ग्रीस वॉर के लिए जाना जाता था, हर वक्त वॉर होती रहती थी, कुछ खास नहीं था। और उस वॉर का नाम था पेलोपोनेसियन वॉर। ये जंग चल रही थी, ये जंग छिड़ रही थी। थोड़ा आप हमारे साथ, अगर ये कम दिख रहा होगा क्योंकि बहुत लाइट कलर का है, हमारा ब्लैक मार्कर की इंक हो चुकी है, तो हम वो ले आएंगे तो अच्छे से। तो पेलोपोनेसियन वॉर चल रही थी और उसमें डिक्लाइन प्लेटो देख रहे थे कि भैया डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि लोग इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग कर रहे हैं। अब भैया ज़रूरत है अच्छी मंत्रियों की, ऐसे मंत्रियों की जो फिलॉसफी प्रीच कर सके। क्यों? क्योंकि जो प्लेटो थे उनके फादर, पिताजी कोटरस के डिसेंडेंट्स थे, जो एथेंस के अर्ली किंग्स थे। अर्ली मतलब जो पुराने राजा वगैरह थे, उनके डिसेंडेंट थे प्लेटो के फादर। और उनकी जो मदर थी सोनो डिसेंडेंट थी, जिन्होंने एथेंस का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया था। तो बड़े समझ लो ब्यूरोक्रेट फैमिली, समझ लो राहुल गांधी ऑफ द गांधी परिवार वाली बात थी। बड़े बहुत चर्चा में थे, लेकिन फिर भी इनको दूर रखा गया पॉलिटिक्स से। इनको हमेशा पॉलिटिक्स में नेचुरली इनको एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए था। नेचुरली इनको एक तुम समझ लो एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनना चाहिए था, लेकिन इनको बनने नहीं दिया गया। इनको हमेशा दूर रखा गया, भगाया गया इन सब चीज़ों से। और इन्होंने ये अपनी दास्तां 7th लेटर में कही, जो इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल लेटर था, उसमें कही कि भैया ना तो हम बता पा रहे, ना हम इधर बेपेंदे के लोटे हो गए हैं, हम ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ना तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ खुद को किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से, नॉट आइडियोलॉजी बट पार्टी, ना तो मैं एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बिलोंग करवा पाता हूँ, ना तो मैं करप्ट पॉलिटिकल पार्टी से खुद को बिलोंग करवा पाता हूँ। मैं एक विचारों विमर्श में फंस चुका हूँ, बहुत गंभीर स्थिति है मेरी ज़िंदगी की, अब मैं क्या करूँ। और यही देखते देखते इसी समय यहाँ पे भैया एथेंस का डिक्लाइन शुरू हो गया, एथेंस टूटना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। चूँकि स्पार्टा के साथ वॉर में था, स्पार्टा वॉज नोन फॉर
इट्स वॉरियर पीपल और वॉरियर सोल्जर्स, और ख़त्म होने लग गया एथेंस। अब इन्होंने सोचा भैया कुछ तो इसका करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। अब प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस बाबा के डिसाइपल थे या प्यूपिल थे या शिष्य थे, और प्लेटो ये कहते हैं कि सोक्रेटिस अपने ज़माने के सबसे जस्ट आदमी थे, सबसे न्यायकारी शायद सही शब्द है, न्यायकारी इंसान थे, न्याय करने में सबसे अकॉम्प्लिश थे, सफल इंसान थे सोक्रेटिस की वैसे तो कोई राइटिंग्स अवेलेबल थी नहीं, कोई स्क्रिप्चर्स, कोई राइटिंग्स इन जनरल अवेलेबल नहीं थी, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनकी बातें फैलती थी। उस टाइम के एक बहुत महान विद्वान ने कहा, जिनका नाम था सिसेरो, CICERO, लिख देता हूँ, सिसेरो। इन्होंने कहा कि सोक्रेटिस ने फिलॉसफी आसमान से उतरवाई है। सोक्रेटिस कॉल्ड डाउन फिलॉसफी फ्रॉम द स्काइज, ये कहा इन्होंने सोक्रेटिस के बारे में। और इसी दरमियान भैया प्री सोक्रेटिक्स जो थे, जो सोक्रेटिस से पहले हैं, कौन थे प्री सोक्रेटिक्स? जानिए, लेक्चर मैंने प्री सोक्रेटिक करके ही स्पेसिफिकली डेडिकेटेड लेक्चर है, वहाँ जानिए। उनको कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी से ही मतलब था, उनको इससे बाहर किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और तुम ये समझो कि सोक्रेटिस उनका मेन काम जो था मॉरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड था, मॉरल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड था, जिस वजह से उनको एग्जीक्यूशन के लिए करार दिया गया सन 399 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। 500 आप समझें, जो जूरर्स ने इनको एग्जीक्यूशन के लिए कह दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इम्पेटी या इम्पीटी। नॉर्मली वो होता है कि आपने जो है बदनामी करी है या डिसरिस्पेक्टिंग बिहेवियर दिखाया है या शब्द ऐसे बोले हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स एनी सेक्रेड कल्चर और सेक्रेड सोसाइटी। तो 500 या 501 लोगों ने, जूरर्स ने इनको एग्जीक्यूशन के लिए वोट किया और इनको हेमलॉक दे दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि आखिरी वक्त पे भी सोक्रेटिस हेमलॉक पीते हुए, कोई दर्द नहीं, कोई आवाज़ नहीं, शांति में बैठे बैठे लेटे ख़त्म हो गए। हेमलॉक दे दिया गया था, जहर होता है हेमलॉक एक तरीके का। तो ये थी सोक्रेटिस की दुख भरी कहानी। और इसको देखते हुए प्लेटो बाबा ने कहा कि भैया गवर्नमेंट ईविल है और तुम ईविल से उनको बचा नहीं सकते। देयर कैन बी नो रिडेम्पशन फॉर द गवर्नमेंट्स, ऑल गवर्नमेंट्स आर बैड। हर सरकार बुरी है, और सरकार को बुराई से बचाने के और सरकार जो ऐसी सरकार है उसको सही करने के दो ही तरीके हैं। या तो पहला तरीका है कि फिलोसफर्स अब पॉलिटिकल लीडर्स बने, ठीक है, और दूसरा तरीका है, अगर पहला नहीं फॉलो कर सकते तो दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भैया फिलोसफर्स बन जाए। क्योंकि फिलोसफर्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल एज रखते हैं, जो हमने इससे पहला वाला लेक्चर एक प्लेटो के ऊपर बनाया हुआ है रिसेंटली, पिछले हफ्ते में, वो जाके देखे, उसमें प्लेटो खुद कहते थे कि फिलोसफर्स आर सुपीरियर ह्यूमन बींग्स, जो ठीक से सोच पाते हैं, ठीक से डिसीजंस ले पाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया या तो तुम फिलोसफर को बनने दो पॉलिटिकल लीडर, या जो पॉलिटिकल लीडर एग्जिस्टिंग है वो फिलोसफर बन जाओ। अब क्या हुआ, ये निकले भैया, जैसे गांधी जी डांडी मार्च पे निकले थे। डांडी मार्च की भाई नमक नहीं खाएंगे, हम अपना नमक बनाएंगे ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए। वैसे ही एथेंस में वॉर ख़त्म करने के लिए, एथेंस को सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्राउंड बनाने के लिए वो चले गए सिसिली, इटली में। सिसिली में कब गए वो, ये सब AD में है, ठीक है। सिसिली गए और वहाँ पे अपनी टीचिंग सुनानी शुरू करी। किसको? सिसिलियन टायरेंट्स, जहाँ के बिगड़े हुए बदमाश, लुच्चे, चोर, गुंडे, उनको अपना ज्ञान देने के लिए निकले। तो उनके दो मुद्दे थे, सिसिली के दो मुद्दे थे। पहला था कि टीच सिसिलियन टायरेंट्स उनको पढ़ाओ। दूसरा इम्प्लीमेंट मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करवाना चाहते थे प्लेटो, लेकिन नाकाम रहे, वहाँ पे फेल कर गए, वो कर नहीं पाए। तो भैया आ गए वापस घूम फिर के
लौट के बुद्धू घर को आ गए एथेंस, और एथेंस आके इन्होंने अपनी बनाई प्लेटोज एकेडमी। प्लेटोज एकेडमी जो कि 5 यहाँ लिख देते हैं 529 CE, क्या 5 लिखा भैया, चिड़िया क्या जैसे गला काट दिया। 529 CE 529 कॉमन एरा तक ये चली, फिर बंद हो गई। और हेलेनिस्टिक टाइम की ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था। और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड क्या था, वो दुनिया या जो वो एरा आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद का जो वक्त था, उसमें सबसे बड़ा ये एकेडमी थी जिसमें पढ़ाई जाती थी भैया, क्या क्या पढ़ाया जाता था, मैथ्स, रिटोरिक मतलब स्पीकिंग एंड राइटिंग, एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्टिक्स क्या होता है, ट्रुथ ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, रिटोरिक राइटिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स, और डायलेक्टिक्स ट्रुथ ऑफ ओपिनियन, ये सब पढ़ाया जाता था। और यहाँ से बहुत डिसाइपल्स निकले, और ये डिसाइपल्स, बहुत सारे डिसाइपल्स पॉलिटिकल लीडर्स बने, मेंटर्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स बने, जिसमें से सबसे फेमस इनके डिसाइपल थे जो सबको पता है, सोक्रेटिस आए, फिर प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए। और यहाँ से इनके चार मेजर एकेडमीज या 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स निकले। उन 4 स्कूल ऑफ थॉट में बढ़ने से पहले प्लेटो का देहांत हो गया 347 BCE में। बहुत कंफ्यूजन होता है इन डेट्स में, हो सकता है कभी बार गलती भी हो जाए, बट 347 BCE में। और जिस चीज़ के लिए एथेंस और ग्रीस को जाना जाता था कि भैया कलेश करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, उसको एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर बना दिया, ग्रीस की इज्जत बढ़वा दी। अब वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल चीज़ों के लिए जाना जाता था। अ सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक स्टडीज़। क्या 4 एकेडमीज आए पूरे 4th सेंचुरी AD में, क्या 4 स्कूल ऑफ थॉट्स आए। पहले तो प्लेटोज एकेडमी आई, प्लेटोज एकेडमी, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेटोज एकेडमी, एरिस्टोटल, लाइसियम, एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट या एपिक्यूरियन एकेडमी, क्यूरियन, और स्टोइक्सिज्म, स्टोइक स्कूल, ये स्टोइसिज्म के ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे ज़रूर। इन चारों के ऊपर आया, और प्लेटो प्रूव टू बी एन अ कंप्लीट एल्केमिस्ट, ऐसे इन्होंने बदल दिया, समझ लो, पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी का फ्यूचर। तो ये लेक्चर यहीं तक रखना था। इंटरेस्टिंग लगा हो तो बताना, एक और लेक्चर इसके ऊपर लाएंगे, कमेंट्स में बताना, तभी इसके ऊपर एक लेक्चर आएगा। तब तक के लिए भैया आप भी करें काम, हम भी करते हैं काम। चलिए अब आप कट लें।